डॉलू 2 अद्वितीय काला कछुआ चंद्र देवता अध्याय 16 रहस्यमय प्रेत चंद्रमा की पुतली बुरी नजर तोड़ती है और आत्मा के सागर को खोलती है। वेब नॉवल। जूफू तुरंत सहमत हो गई और उसने जू सांसी को बहुत ही प्यार भरी नज़र से देखा। बेटा, तुम 2 घंटे से कड़ी मेहनत कर रही हो, चलो मैं थोड़ा आराम करने के लिए चलती हूँ। जू सांसी इतना डर गया कि उसने एक बैकफ्लिप की और कई मीटर दूर खराब लगा दी। उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई, उसके हीरे से परछाई बन गई और वह मशीन गन की तरह तेजी से बोलने लगा। यह मुश्किल नहीं है, चिंता मत करो, मुझे नियम पता है। मैं अपनी आत्मा की प्रार्थना खाता हूँ कि मैं इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे मत मारो, मैं भी जानता हूँ बेटा हूँ। जैसे ही उसने कहा, जू सांसी को अपने दिल में एक अजीब सी जान पहचानी सी एहसास हुई। क्या उसने पहले कभी ऐसा कुछ कहा था? जूफू की आंखों में चमक की चमक दिखाई दी। मैं नहलाने धुलाने, खाना पकाने और फिर सुलाने के लिए जाना चाहता था, तुमने क्या सोचा? हमारा शुआनमिंग राजवंश एक महान परिवार है जिसका जीवित इतिहास है। यह क्या आश्चर्य की बात है कि हमारे पास आपका तीसरा भाई प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उसके पास इतनी प्रबल युद्ध शक्ति इसलिए है क्योंकि वह एक उत्परिवर्तित उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक मार्शल स्पिरिट को जागृत कर लेती है। वह ऐसा रासायनिक खाद्य पदार्थ खा सकता है जो आप नहीं खा सकते, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हम निर्धारित हैं। जूफू ने बिना शर्माए या शंकाए खुली ओपनिंग लीच बोला। जू सैंशी ने अंतिम राहत की सांस ली और फिर जू तियानसी की ओर से देखने पर कहा, पिताजी, हमारा जुवानमिंग कछुआ मार्शल स्पिरिट सुप्रीम डिफेंसिव स्पिरिट है। श्रेक आउटर कोर्ट में मेड मोर पावरफुल नहीं है। तीसरे भाई ने किस प्रकार की मार्शल स्पिरिट जागृति की है? आर्किटेक्ट्स लेने के बाद वह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? शुआमिंग संप्रदाय के प्रत्यक्ष वंश और श्रेक में 1 वर्ष के अंतराल के कारण जू सांसी यह भलीभांति जानते थे कि समान आध्यात्मिक शक्ति वाले लोगों के लिए भी उनके मार्शल दर्शन द्वारा प्राप्त संवर्धन अलग अलग होते हैं। एक उच्च गुणवत्ता वाली मार्शल आत्मा अपने स्वामी को स्वाभाविक रूप से कई लाभ प्रदान कर सकती है, जबकि एक उच्च गुणवत्ता वाली मार्शल आत्मा को अभ्यास करने का अवसर भी नहीं मिलता है। जू सांसी शेखी बाहर नहीं रह रही है। जुआमिंग कछुआ मार्शल सोल के पोषण से चिकित्सीय शारीरिक क्षमता निसंदेह अपने सहयोगियों में सर्वश्रेष्ठ है। बाहरी दुनिया के कुछ सोल मास्टर्स भी आपके साथ ही नहीं कर सकते। अभी जब वह जू तियानसी के साथ अभ्यास कर रही थी तो जू तियानसी के पास केवल शारीरिक बल था, लेकिन पहले आधे घंटे में उसका सही इस्तेमाल नहीं किया गया था और इसी कारण से वह बुरी तरह हार गई। अगर यूए बाहर छोड़ देता है तो उसके खून का इलाज नहीं करता है, तो यूए उसे छोड़ देता है बहुत पहले ही हरा हो जाता है। फिर भी जू तियानक्सी की शारीरिक शक्ति ने उन्हें स्वयं भी आश्चर्यचकित कर दिया। उनकी ताकत श्रेक अकादमी की कुछ महान स्वामी आत्मा से कम नहीं थी। वे सभी वैज्ञानिक थे जहां पास के स्तर से ऊपर की मार्शल आत्मा और सर्वोत्तम आत्मा की व्यवस्था थी। ये बहुत ही भयावह बात है। जू तियानक्सी की कम उम्र को देखते हुए अगर उसकी मार्शल सोल सर्वोच्च मार्शल सोल स्तर तक नहीं पहुंची है तो उसका शरीर निश्चित रूप से इतनी शक्तिशाली औषधीय शक्ति के प्रभाव को सहन नहीं कर पाएगा। ऐसे में भयंकर युद्ध में शामिल होना तो दूर की बात है। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि समय बीतने के साथ साथ इस व्यक्ति के शरीर में दवा का असर तेजी से कम होने लगा। लगभग हर कुछ मिनटों में उसके मुक्कों की ताकत थोड़ी बढ़ जाती और वह पहले से कहीं अधिक जोर से वार करने लगता। मैंने उसे लोहे के पहाड़ जैसी कई जोरदार लातें मारी, लेकिन फिर भी वह गिरा नहीं। वह कलाबाजी करते हुए उठा और लड़ता रहा, भले ही इसमें यू लाओ का भी हाथ रहा हो। 1 घंटे बाद उसकी अधिकांश आत्मिक शक्ति समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसे जरा भी थकान महसूस नहीं हुई। वह और भी अधिक उत्साहित हो गया। उसकी उत्तेजित आंखों ने उसके जैसे अनुभवी रक्षात्मक आत्मिक गुरु को भी भयभीत कर दिया। आखिरी आधे घंटे में मैं एलियन पर हमला भी कर रहा था और उसका बचाव भी। मैं उस आदमी से डर गया था और अब और लड़ना नहीं चाहता था। मैं एकदम से निराश हो गया और इतना पिट गया कि मेरा गुस्सा फूट पड़ा। यह एहसास बेहद निराशाजनक है। उस कमीनी बेईबेई के साथ कई लड़ाइयों में भी मुझे इतना असहज कभी महसूस नहीं हुआ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जू तियानक्सी की युद्ध कला मुझसे कमजोर है। जूफू जानता था कि वह उससे इसे छिपा नहीं सकता, और यह सोचते हुए कि जू तियानक्सी को बाद में जू सांशी के साथ अपनी आत्मा कौशल का परीक्षण करना पड़ सकता है, उसने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको बता सकती हूँ, आपके तीसरे भाई की मार्शल आत्मा मूल मार्शल आत्मा है, फैंटम मून मिस्टीरियस प्यूपिल। ये सर्वोच्च आध्यात्मिक मार्शल आत्मा है। इसमें अभ्यास के लिए चंद्रमा की रोशनी की शक्ति को अवशोषित करने की रहस्यमय क्षमता है। यह आपकी दूसरी माँ की मार्शल आत्मा का एक रूपांतरित रूप है। क्योंकि उसे जुवानमिंग कछुए के दूसरे जागरण की चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वह बिना किसी रोक टोक के पौष्टिक भोजन कर सकता है। आपके पिता ने उसके लिए 1000 साल पुराना वेल का गोंद तैयार किया था, जिसके कारण हमारे सामने ये दृश्य उत्पन्न हुआ। एक मार्शल आत्मा जिसे स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली कहा जाता है, या मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग आंखें, ये तो सामान्य है, इसीलिए मैं यह नहीं बता सका कि उसकी मार्शल आत्मा क्या है।
ये सुनकर कि जू त्यानिक्सी की मार्शल सोल उसकी मूल मार्शल सोल थी, जू सांशी ने पसीना पोंछा और राहत की सांस ली। सौभाग्य से हार अन्यायपूर्ण नहीं थी। आज आत्मा गुरुओं की दुनिया में एक कहावत है कि डोलुओ महाद्वीप में 3 सबसे शक्तिशाली शीर्ष शक्तियां हैं, अर्थात एकांतप्रिय श्रेक्सी गॉड पवेलियन, सूर्य और चंद्रमा साम्राज्य का आत्मा मार्गदर्शक पवित्र भूमि मिंगडे हॉल और रहस्यमय बॉडी सेक्ट। पहले 2 संप्रदायों को क्रमशः श्रेक सिटी और सन मून एम्पायर का समर्थन प्राप्त है, लेकिन बॉडी सेक्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय है। इस संप्रदाय के सभी शिष्य बॉडी मार्शल सोल के आत्मा स्वामी हैं, और कुछ को उनके शुभानमिंग संप्रदाय के समान ही द्वितीय जागृति प्राप्त हुई है, जो बॉडी मार्शल सोल की शक्ति को दर्शाता है। इस संप्रदाय के प्राचीन ग्रंथों में दर्ज अभिलेखों के अनुसार मूल मार्शल आत्मा का अभ्यास करने से प्राप्त शारीरिक क्षमता में सुधार अधिकांश शीर्ष मार्शल आत्माओं की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। मूल आत्मा गुरुओं के आत्मा वलय की संरचना भी आम लोगों से भिन्न होती है। ये ज्ञात नहीं है कि वे कोई गुप्त विधि अपनाते हैं या जन्मजात रूप से अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। द्वितीय जागृति के बाद हमारी जुबानमिंग कछुआ मार्शल स्पिरिट में ज़बरदस्त बदलाव आएंगे। एक स्तर ऊपर लड़ना असंभव नहीं है। द्वितीय जागृति पूरी करने के बाद आप अपने तीसरे भाई की तरह वेल का गोंद खा सकेंगे। जू फू ने अपना शक्तिशाली हाथ उठाया और जू सांशी के कंधे पर थपथपाते हुए उसे ऊपर उठा लिया। उसकी आकृति पलक झपकते ही गायब हो गई और वह एक छलांग के साथ वहीं से ओझल हो गया। जू सांशी ने हवा में चिल्लाते हुए कहा कि यह बहुत रोमांचक था। जू शियाओयुन ने मुस्कुराते हुए और आंखों में चमक लिए दोनों जूनियर छात्रों को जाते हुए देखा। हालांकि सांशी की प्रतिभा त्यानिक्सी जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी वह बहुत अच्छी है। भविष्य में जब त्यानिक्सी दुनिया पर राज करेगा तो उसे मदद की जरूरत होगी, इसलिए उसे जमकर प्रशिक्षण देना जरूरी है। जू त्यानिक्सी की साधना पूर्ण होने के बाद जुवानमिंग संप्रदाय का आत्मा स्वामी जगत के शिखर तक पहुंचना तय है, लेकिन अन्य शिष्यों के प्रशिक्षण में भी ढिलाई नहीं बरती जा सकती। जू सांशी में असाधारण प्रतिभा है, युवावस्था में वह खुद से कुछ कम नहीं है। अगर उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाए तो उम्मीद है कि वह भविष्य में 98वें स्तर तक पहुंच जाएगा और त्यानिक्सी को उन कामों में मदद कर सकेगा जिनके लिए उसके पास समय नहीं है। ये बेहद अनुचित होगा यदि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को सब कुछ खुद ही करना पड़े। चांगफेंग ने हनहाई शहर के वाणिज्य मंडल को वर्षों से बहुत अच्छे से चलाया है। उसे और अधिक समुद्री भोजन गिरवी रखने के लिए राजी करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन युए की मृत्यु के बाद वह श्रेक से बेहद नफरत करता है। मुझे 2 साल में त्यानिक्सी को उससे मिलने ले जाना होगा। अपने जीवन के सबसे गौरवशाली शिष्य के बारे में सोचते हुए जू शियाओयुन की आंखों में चिंता झलकने लगी। उन्होंने यान शाओजे से निपटने का साहस इसलिए किया क्योंकि उन पर भरोसा था। बुढ़ापे में भी उनकी मृत्यु हो जाए तो भी कोई न कोई शुवानमिंग संप्रदाय की रक्षा करने वाला होगा, इसलिए उन्हें अपनी मृत्यु के बाद की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उनके सबसे बड़े शिष्य का एक विशेष पृष्ठभूमि थी और वे हमेशा बदला लेने के लिए तत्पर रहते थे। कोंग जियू की मृत्यु के बाद वे श्रेक को अपना दुश्मन मानते थे। अगर बदला लेना हो तो वे कुछ भी कर सकते थे। उनकी नज़रें फिर से जू त्यानिक्सी पर पड़ीं, जिसका शरीर अभी भी कांप रहा था और कंधे फड़क रहे थे, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता थी। जू त्यानिक्सी का चेहरा, जो कुछ हद तक कोंग जियू के चेहरे जैसा था, देखकर जू शियाओयुन के मन में मिली जुली भावनाएं उमड़ आईं। उस समय तुम्हारी माँ तुम्हारे मामा को भाई और पिता समान मानती थी। अब वह तुम्हें देखकर ही चैन की सांस लेते हैं। उनके द्वारा तीनों राज्यों और सूर्य एवं चंद्रमा की देखभाल करने से तुम्हारी यात्रा सुगम होगी। हम तुम्हारी माँ का बदला जरूर लेंगे। जू त्यानिक्सी बुरी नज़र की बची हुई आध्यात्मिक शक्ति के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए अपनी एकाग्रता बनाए हुए था, इसलिए उसे बाहरी दुनिया में क्या हो रहा था इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इस समय अनगिनत चांदी जैसी रोशनी और परछाइयां उसकी आंखों के सामने से गुजरती हुई प्रतीत हुईं, मानो कोई तेज रोशनी उसकी ओर आ रही हो। सबसे ज्यादा दबाव उसकी आंखों पर था, उसके बाद भौहों के बीचों बीच, मस्तिष्क और शरीर पर। धुंधले से ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह किसी शांत और निर्मल आध्यात्मिक स्थान में हो। उस आध्यात्मिक स्थान में आकाश में ऊंचा चांद चमक रहा था, जिससे तेज रोशनी निकल रही थी। उस स्थान के बाहर एक विशालकाय बुरी नज़र का प्रेत मंडरा रहा था, जिसकी पुतलियां घूर रही थीं और चमक रही थीं, जिससे क्रोध का ऐसा आक्रमण हो रहा था जो आकाश तक पहुंच रहा था। यह हमला एक विशाल लहर की तरह था जो इतनी ताकत से किनारे पर टकराई कि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, मानो वह हवा और बारिश में डगमगाती एक छोटी नाव पर हो। वह जानता था कि जू सांशी से लड़ते समय उसके पास जो शक्ति थी, उससे किसी साधारण आध्यात्मिक आत्मा वाले जानवर के लिए उसे इतनी परेशानी पहुंचाना असंभव था। केवल दुष्ट दृष्टि वंश में सबसे शक्तिशाली प्रतिभा और शुद्धतम रक्त वाले दुष्ट दृष्टि वाले आध्यात्मिक प्राणी ही उसके लिए एक मजबूत खतरा बन सकते थे। आध्यात्मिक आत्माओं में दूसरे पक्ष का दर्जा स्थलीय आत्माओं में डार्क गोल्ड टेरिक्लोबिया और महासागरीय आत्माओं में डीप सी डायमंड वेल के समान है। यद्यपि यह 100 वर्ष पुराना आत्मा प्राणी है, इसकी मानसिक शक्ति निश्चित रूप से कई हजार वर्ष पुराने आध्यात्मिक आत्माओं से कहीं अधिक है।
10,000 वर्ष पुराने गैर आध्यात्मिक आत्मा प्राणी भी शायद इसकी बराबरी न कर पाएं। अगर प्रतिद्वंदी अभी भी जीवित होता तो अपने चरम पर मौजूद जू सांशी भी भाग जाता। उसके जीतने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि यह एक साधारण 10,000 साल पुराने आत्मा पोषक से अकेले लड़ने जैसा था। तुम दुष्ट सम्राट के शुद्ध वंशज हो। तुम्हारी घृणा सचमुच बहुत प्रबल है, लेकिन दुर्भाग्यवश आज तुम्हारा सामना मुझसे हुआ है। अगर मैं इस स्तर को भी पार नहीं कर सका तो मेरी यहाँ की यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। यह मत सोचो कि मुझमें हमला करने की क्षमता नहीं है। कोशिश करके देखो कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। कई हमलों को चुपचाप सहते हुए जू तियानेक्सी, जिसने अभी अभी जूसांशी के साथ एक भयंकर युद्ध जीता था, उसकी उग्रता भी जागृत हो गई। उसने आध्यात्मिक अंतरिक्ष में ऊंचाई पर लटके हुए अर्धचंद्र के प्रकाश और छाया से संवाद करने के लिए अपने मन का प्रयोग करने का प्रयास किया। बस प्रतीक्षा करते रहिए और धैर्यपूर्वक तब तक सहन कीजिए जब तक कि प्रतिद्वंद्वी की शक्ति समाप्त न हो जाए, और फिर आपको स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च श्रेणी की आत्मा की अंगूठी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन निष्क्रिय रूप से मार खाने की तुलना में वह अभी भी हमला करने की पहल करना पसंद करता है। जब से उसने इस आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश किया था, तब से उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उस आध्यात्मिक क्षेत्र में चंद्रमा की छाया का उससे अत्यंत गहरा संबंध है, जिससे एक शीतलता उत्पन्न हो रही है, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह उसे सक्रिय कर सकता है। उसे पता नहीं था कि यह हुआनयुए जुवानटोंग का प्रभाव था या नहीं, लेकिन कुछ शीर्ष मार्शल स्पिरिट्स में अपने स्वामियों की रक्षा करने की क्षमता होती है। उसके पास जू शियाओयुन संरक्षक के रूप में थी, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं थी और वह अपनी पूरी ताकत से कोशिश कर सकता था। जैसे ही यह विचार मन में आया, दिव्य आकाश से अचानक चंद्रमा की उज्ज्वल छाया फूट पड़ी और ठंडी रोशनी के साथ तेजी से आगे बढ़ी, एक सुंदर सीधी रेखा खींचते हुए, बुरी नज़र की द्वेषपूर्ण दृष्टि का सामना करते हुए। एक ऐसी ठंडी रोशनी बिखेरी जो मानो हृदय को जमा देने में सक्षम थी, और फिर चांदी के प्रभामंडल की एक परत में बदल गई। ठंडी रोशनी के संपर्क में आते ही बुरी नज़र की प्रकाश किरण जम गई। बुरी नज़र का क्रोध एक चांदी के प्रभामंडल में लिपट गया और वह भी क्षण भर के लिए जम गया। बहुत खूब। अर्धचंद्र ने चाकू की तरह प्रहार किया, और बुरी नज़र के प्रकोप का भी वही हाल हुआ जो उसके मूल शरीर का हुआ था। वह दो भागों में बंट गया, फिर चांदी सफ़ेद प्रकाश की धारा में परिवर्तित हो गया और उसकी आत्मा पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। ये हो चुका है। राहत की सांस लेते हुए जू तियानेक्सी ने पाया कि चंद्र आत्मा द्वारा बुरी नज़र के द्वेष को दूर करने के बाद चांदी सफ़ेद प्रकाश स्वाभाविक रूप से अर्धचंद्र की सतह की ओर आकर्षित हुआ और मूल रूप से मायावी चंद्र आत्मा अचानक अधिक ठोस हो गई। साथ ही आध्यात्मिक क्षेत्र में उनके शरीर को भी लाभ हुआ। ये शीघ्र ही ठोस हो गया, मानो इसमें भी मांस और रक्त हो। जैसे ही आत्मा का पहला घेरा आकार लेने लगा, उसके पैरों के नीचे का आध्यात्मिक स्थान अचानक वास्तविक प्रतीत होने लगा। एक चांदी सफ़ेद प्रकाश नीचे उतरा और चांदी के सागर में समाहित हो गया। स्पिरिट रिंग को आत्मसात करना अच्छा लगता है। अब वापस जाने का समय हो गया है। बाहर जू शियाओयुन अपनी बूढ़ी आंखों से जू तियानेक्सी को घूर रहा था। अचानक उसने देखा कि कुछ हुआ है और उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। क्या शीर्ष योद्धा अपने स्वामी की रक्षा कर रहे हैं? क्या वे आध्यात्मिक सागर को खोल रहे हैं? जू तियानेक्सी के माथे पर बने अर्धचंद्र चिन्ह से अचानक 2 बार चांदनी निकली। बेचैन बुरी नज़र से ग्रस्त आत्मा का घेरा रहस्यमय तरीके से शांत हो गया। उसने अपना प्रतिरोध त्याग दिया और मजबूती से जू तियानेक्सी के चरणों में गिरकर उसकी शक्ति का हिस्सा बन गया। इस आत्मा वलय को प्राप्त करने के बाद जू तियानेक्सी की आत्मा शक्ति की वह सीमा जो 10वें स्तर पर अवरुद्ध थी, तुरंत टूट गई। उसी समय आत्मा और प्रचंड जल की विशेषताओं वाली आत्मा शक्ति अवरोध को पार करते हुए लगातार 2 स्तरों को तोड़ती हुई आगे बढ़ी और 13वें स्तर के करीब पहुंचकर ही रुकी। जू शियाओयुन जू तियानेक्सी की सफलता से बहुत संतुष्ट था। उसे पहले से ही आभास था कि जू तियानेक्सी भी होंगचेन भाई बहनों की तरह 8 साल की उम्र में ही अगले स्तर तक पहुंचकर एक महान आत्मा गुरु बन जाएगा। गुरुजी, मैं सफल हो गया। जू तियानेक्सी ने अपनी आंखें खोलीं और जू तियानेक्सी की ओर मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश, गुरुजी के बारे में बिल्कुल सही थे। जू शियाओयुन ने जू तियानसी के कंधे पर थपथपाते हुए कौम भारी मुस्कान के साथ कहा, चलो गुरुजी, थोड़ा धीरे आराम करने ले लो। जब तुम अच्छे से आराम कर लो तो अपने दूसरे भाई के साथ आत्मा कौशल का अभ्यास करते जाओ। ठीक है। जू तियानसी ने खुशी खुशी संगीत कार्यक्रम और फिर से उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, लेकिन गुरुजी, मेरी पहली आत्मा कौशल की शक्ति शायद कुछ ज़्यादा ही है। अगर वह इसे सहन नहीं कर पाती तो क्या होता? तुम इस बारे में बहुत ज़्यादा खिलाफ सोच रहे हो। एक रक्षात्मक आत्मा स्वामी हरण की प्रक्रिया में और भी मजबूत हो जाता है। तुम उसे एक आध्यात्मिक आत्मा स्वामी के युद्ध का अनुभव प्राप्त करने में मदद कर रहे हो। डोलू 2 अद्वितीय काला कछुआ चंद्र देवता अध्याय 17 प्रथम आत्मा कौशल शीत चंद्रमा जुवानमिंग को तोड़ने की ओर अग्रसर श्वेक सागर देवता मंडप बैठक वेब नॉवल। दोपहर के भोजन और थोड़े आराम के बाद दोपहर हो चुकी थी।
ऊर्जावान जू त्यानिक्सी और जू सांशी, जिनकी पिंडलियां कांपने से खुद को रोक नहीं पाईं, जू शियाओयुन और अन्य दो की उम्मीद भरी निगाहों के नीचे एक बार फिर लड़ाई के मंच पर उतरे। जू सांशी का चेहरा बेहद उदास था। उसने जू फू की ओर अत्यंत द्वेषपूर्ण निगाहों से देखा, जिसने भोजन के बाद उसकी आत्मिक शक्ति को बहाल करने में व्यक्तिगत रूप से उसकी मदद की थी, और उसका मुंह कांपने लगा। वह जानता था कि उसका पिता इतना दयालु नहीं होगा, और वह उसे ठीक होने में मदद सिर्फ इसलिए करेगा ताकि वह त्यानिक्सी के लिए एक जीवित निशाना बन सके। जू त्यानिक्सी ने जू सांशी को दोस्ताना अंदाज में हाथ हिलाकर विनम्रतापूर्वक याद दिलाया। सांशी, तुम्हारे तीसरे भाई की पहली आत्मा कौशल दुष्ट दृष्टि वंश की सबसे शक्तिशाली जन्मजात क्षमता दुष्ट दृष्टि से आती है। तुम्हें सावधान रहना होगा। ईविल आई की दृष्टि ईविल आई क्लैन की सबसे शक्तिशाली जन्मजात आक्रमण क्षमता में से एक है। यह विशुद्ध आध्यात्मिक ईविल आई की सबसे भयावह क्षमता भी है। यह अत्यंत आक्रामक और विनाशकारी है। आत्मा स्वामी जगत में यह अफवाह फैली हुई है कि जब दुष्ट दृष्टि वंश के सबसे शक्तिशाली जीडी ने तारा डोऊ महान वन के पशु देवता दीतियान को चुनौती दी, तो उसने दीतियान पर प्रहार करने के लिए इस चाल का प्रयोग किया, और यहाँ तक कि पशु देवता भी 5 सेकंड के लिए जम गया। इससे पता चलता है कि उसकी शक्ति कितनी भयानक है। बहुत कुछ देख चुके जू सांशी ने यह सुनकर अपना दिल बैठ जाने का नाटक किया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर भय नहीं दिखाया। उसने जोर से अपनी छाती थपथपाए और आराम से हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी ताकत को कम मत समझो। मैं 200 साल की स्पिरिट रिंग वाला 24वें लेवल का ग्रेट स्पिरिट मास्टर हूँ। तुम तो सिर्फ 12वें लेवल पर हो। बेझिझक मुझ पर हमला करो, मैं संभाल लूँगा। मैं आपको बता दूँ, मैं 1 साल से श्रेक में हूँ और मुझे कभी कोई शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरु नहीं मिला। पहले साल के कोई भी आक्रामक गुरु मेरी रक्षा पंक्ति को भेद नहीं सकते। मैं लंबे समय से नए हमलों और दबावों का अनुभव करना चाहता हूँ। चलो, पूरी ताकत लगा दो। अगर पूरी ताकत नहीं लगाओगे तो मेरी इज्जत नहीं बचा पाओगे। उच्च मनोबल के साथ बोलते हुए जू सांशी ने अपनी रक्षा करने का भरसक प्रयास किया। उसने जुवानमिंग कछुआ ढाल प्राप्त कर ली और उसकी दूसरी आत्मा की अंगूठी चमक उठी, जिससे उसने सबसे मजबूत रक्षा स्थापित कर ली। शुवानमिंग कछुआ कवच ढाल से अनगिनत गहरे प्रकाश की परछाइयां फूट पड़ीं। इस समय शुवानमिंग कछुआ कवच ढाल हजारों चेहरों में विभाजित होती हुई प्रतीत हुई, जो शू सांशी के सामने ढेर होकर आपस में जुड़ गईं और एक ढाल की दीवार बन गईं जो शू सांशी को पीछे से सुरक्षा प्रदान कर रही थी। ढाल की सतह नर्म, मजबूत और गाढ़े काले पानी से भरी हुई थी। जुवानमिंग टर्टल शील्ड का दूसरा सोल स्किल जुवानमिंग शील्ड फॉर्मेशन है। रक्षात्मक तैयारियों के बाद ढाल के पीछे छिपे जू सांशी का शरीर पूरी तरह से तनावग्रस्त था। उनकी आमतौर पर बेफिक्र रहने वाली गुलाबी आंखों में गंभीरता झलक रही थी, और उनमें एक शक्तिशाली रक्षात्मक आत्मा स्वामी का आभास हो रहा था। शुवानमिंग संप्रदाय के प्रत्यक्ष वंशज होने के नाते और श्रेक के बाहरी प्रांगण में 1 वर्ष बिताने के अनुभव के कारण, जहां कई प्रतिभाशाली लोग एकत्रित होते थे, जू सांशी के दिल में गर्व की भावना है, और शाश्वत गुरु बनने की उनकी इच्छा का नारा केवल बातें नहीं हैं। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि घर लौटने के बाद शुवानमिंग संप्रदाय की युवा पीढ़ी के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उनका स्थान एक उभरते सितारे द्वारा छीन लिया जाएगा, लेकिन कम से कम अब उन्हें कुछ और वर्षों तक जू त्यानिक्सी को दबाने का आत्मविश्वास है। आप इसे किसी भी तरह से देखें, ये लड़ाई लेवल 24 और लेवल 12 के बीच है, और फायदा मेरे पक्ष में है। इसके अलावा आध्यात्मिक आत्मा स्वामी हमेशा से ही दुर्लभ रहे हैं, और रक्षात्मक आत्मा स्वामी अक्सर आध्यात्मिक आत्मा स्वामियों के अचानक हमलों का सामना करने पर अप्रस्तुत रह जाते हैं। अब शक्तिशाली आध्यात्मिक हमलों का अनुभव करना भी उनकी साधना के लिए लाभकारी होगा। जू त्यानिक्सी ने आश्चर्य से जू सांशी की ओर देखा, ये सोचकर कि उसने पहले कभी ऐसा अनुरोध नहीं देखा था। उसने ठीक है कहा और धीमी आवाज में चिल्लाया, तो बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो। शीत चंद्र दृष्टि 600 से अधिक वर्षों का पहला आत्मा वलय अचानक जगमगा उठा, और जू त्यानिक्सी की पुतलियों में गहराई में स्थित ठंडा और अकेला चंद्रमा तेजी से प्रभामंडल की लहरों के घेरे के साथ फूट पड़ा, जो फिर नर्म और ठंडे प्रकाश के धब्बों में फैल गया, जिससे उसकी चमकदार आंखें भर गईं। उसकी भौहों के बीच बने अर्धचंद्राकार चिन्ह में भी प्रकाश की एक धारा प्रवाहित हो रही थी, लेकिन चाहे ये बुरी नज़र की शेष आत्मा से निपटने में संचित शक्ति के समाप्त होने के कारण हो या किसी अन्य कारण से, जू त्यानिक्सी आध्यात्मिक शक्ति के अस्तित्व को महसूस नहीं कर सका। अगले ही क्षण मून स्पिरिट की पुतलियां अचानक एक बिंदु पर सिमट गईं, जिससे अगोचर व्यास वाली लेकिन वास्तविक ठंडी चांदी जैसी रोशनी की 2 किरणें निकलीं। उसकी मानसिक शक्ति और आत्मिक शक्ति अत्यंत सघन हो गई थी, और गति इतनी तीव्र थी कि उसे नंगी आंखों से देखना लगभग असंभव था, और वह सीधे उस शुवानमिंग शील्ड फॉर्मेशन की ओर बढ़ी जहां जू सांशी प्रतीक्षा कर रहा था। अखाड़े के बाहर खड़े लोगों के नजरिए से देखें तो जू त्यानिक्सी के हमले में लगभग कोई तैयारी नहीं थी। आत्मा की अंगूठी चमकी और अगले ही पल हमला हो गया। इतना ही नहीं, हमला इतना तेज था कि पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं था। इसे तारों का पीछा करते हुए चांद को पकड़ने जैसा कहा जा सकता है।
डिंग आ। जैसे ही जुवानमिंग शील्ड एरे और कोल्ड मून गैजिंग रे आपस में टकराए, एक तेज टक्कर की आवाज़ सुनाई दी। शील्ड एरे के पीछे खड़े जू सांशी चीख पड़े, उनके दिमाग में जैसे बर्फ का गोला चुभ गया हो। उनकी आंखों के सामने तारे चमकने लगे और उनका मजबूत शरीर भी कांपने लगा और वे पीछे हट गए। अरे नहीं, मैंने उसे कम आंका। जुवानमिंग ज़ेन। बिना किसी झिझक के जू सांशी ने अपने भाई के चेहरे की परवाह करना छोड़ दिया। पीछे हटते हुए भी उसने अपनी पहली आत्मा की अंगूठी को प्रज्वलित किया। शुवानमिंग सोल शॉक स्किल सक्रिय हो गई और शुवानमिंग टोर्टोइस शील्ड पर मौजूद काली रोशनी अचानक दोगुनी घनी हो गई। ढाल से काला प्रभामंडल फैल गया, जिसने ढाल संरचना में दर्जनों वर्ग मीटर के क्षेत्र को घेर लिया, मानो एक विशाल वायु ढाल बाहर की ओर धकेल रही हो, जिससे एक गड़गड़ाहट की आवाज़ उत्पन्न हुई। हाँ, जुवानमिंग ज़ेन एक रेंज टाइप आत्मा विकर्षक कौशल है जिसमें एक निश्चित स्तब्धता प्रभाव भी होता है। जैसे ही काला प्रभामंडल फैलता है, ज़ूतियानिक्सी की पुतली से निकलने वाली प्रकाश किरण स्पष्ट रूप से भारी प्रतिरोध महसूस करती है, और पहले की तरह जुवानमिंग ढाल संरचना को भेद कर जू सांशी के शरीर पर सीधे हमला करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ये देखकर कि जुवानमिंग ज़ेन का प्रभामंडल उसके सामने से तेजी से गुजरने वाला है, आत्म जागरूक ज़ूतियानिक्सी ने आगे रहते हुए रुकने का फैसला किया, अपनी सारी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया, फिर निर्णायक रूप से पीछे मुड़ा और मंच से कूद गया। उच्च आक्रमण क्षमता और कम स्वास्थ्य वाले आध्यात्मिक आत्मा स्वामी के रूप में केवल एक मूर्ख ही शीर्ष स्तर के युद्ध आत्मा स्वामी के शारीरिक आक्रमण का सामना कर सकता है। जू सांशी के जुवानमिंग ज़ेन की शक्ति नीली बिजली वाले टाइरानोसोरस रेक्स के थंडर ड्रैगन पंजे से कम शक्तिशाली नहीं है। अखाड़े के निचले हिस्से में पीछे हटते हुए ज़ूतियानिक्सी ने पीले पड़े चेहरे के साथ अखाड़े में फैलते हुए जुवानमिंग ज़ेन के काले प्रभामंडल को ध्यान से देखा। उसका भाव काफी गंभीर था। ये कितना शक्तिशाली जुवानमिंग ज़ेन है, ये वास्तव में मेरी शीत चंद्र दृष्टि के प्रवेश को रोक सकता है, यह आश्चर्यजनक है। अपनी दृष्टि किरण अवरुद्ध होते देख ज़ूतियानिक्सी ने अपनी कमियों पर गंभीरता से विचार किया। यदि पिछला हमला तेज होता तो क्या बेहतर होता? ग्रैंड मास्टर, मेरे आक्रमण की शक्ति के बारे में आपका क्या विचार है? मुझे कितना सुधार करने की आवश्यकता है, ग्रैंड मास्टर? अपने प्रश्नों का सारांश प्रस्तुत करने के बाद ज़ूतियानिक्सी ने पहल करते हुए जू शियाओयुन से सलाह मांगी, लेकिन उसने देखा कि जू शियाओयुन की आंखों में कुछ अस्पष्टता थी और उसने उसके प्रश्नों का तुरंत उत्तर नहीं दिया। टकराना। रिंग पर किसी भारी वस्तु के जमीन से टकराने की आवाज़ आई। ज़ूतियानिक्सी ने सिर घुमाकर देखा तो पाया कि गिरने वाली भारी वस्तु जू सांशी की जुवानमिंग कछुआ कवच ढाल थी। इस समय ऐसा लग रहा था मानो जू सांशी खुद को संभालने की ताकत खो बैठा हो। वह नशे में धुत व्यक्ति की तरह कई बार घूमा और उसका शरीर पीछे की ओर झुक गया, मानो वह गिरने ही वाला हो। ओल्ड जूफू चिल्लाते हुए मंच पर आ गए। उन्होंने चक्कर खा रहे जू सांशी को सहारा दिया और उन्हें एक गोली खिलाई। ओल्ड यू ने हीलिंग सोल गाइड को सक्रिय किया, जिससे जीवन की कई हरी किरणें निकली जिन्होंने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। इस समय जू शियाओयुन ने भी प्रतिक्रिया दी और जू त्यानिक्सी को गंभीरता से देखा। त्यानिक्सी, तुम्हारा मानसिक हमला बेहद शक्तिशाली है। संशी ने पहले से ही बचाव की तैयारी कर रखी थी, फिर भी वह बेहोश हो गया। अगर किसी साधारण महान आत्मा स्वामी पर तुम्हारा पूरा जोरदार हमला होता तो वह शायद मूर्ख बन जाता या फिर तुम्हारे हमले से मस्तिष्क में छेद होने के बाद मौके पर ही मर जाता। आपको ये जानना होगा कि सांशी की शुवानमिंग कछुआ मार्शल स्पिरिट रक्षात्मक मार्शल स्पिरिट्स में सर्वोच्च स्थान रखती है। भले ही वह वहीं खड़ा रहा और आपने उस पर प्रहार किया, लेकिन वह आपके मानसिक हमले से बचाव करने में असमर्थ था। अगर कोई महान स्पिरिट मास्टर होता जो रक्षात्मक स्पिरिट नहीं होता, तो भले ही उसके पास भी उच्च स्तरीय मार्शल स्पिरिट होती, प्रहार के बाद उसकी स्थिति सांशी से बेहतर नहीं होती। इसके अलावा आपके हमले में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च हुई, जिससे आपकी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति लगभग समाप्त हो गई। अब से, जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, अपनी पूरी ताकत से हमला न करें। जू शियाओयुन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि जू त्यानिक्सी द्वारा सर्वोच्च श्रेणी के ईविल आई सोल रिंग को आत्मसात करने के बाद उसकी मानसिक शक्ति कुछ गैर आध्यात्मिक सोल मास्टर्स के स्तर तक पहुंच गई थी। इस प्रकार की मानसिक शक्ति ईविल आई कबीले की सबसे प्रभावशाली आत्मा कौशल और उसकी अपनी उच्च स्तरीय मार्शल आत्मा के संयोजन से साधारण सोल मास्टर्स को सावधान न रहने पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। उनके अनुमान के अनुसार यदि आत्मा सम्राट पर अचानक हमला भी किया जाए तो भी वह इस हमले से प्रभावित होंगे। जू त्यानिक्सी को अपने हमले के इतने भयानक होने की उम्मीद नहीं थी। उसने इस बारे में सोचा, गंभीरता से सिर हिलाया और फिर एक और सवाल पूछा, वैसे गुरुजी, क्या आपको लगता है कि मेरे हमले की शक्ति को और बेहतर बनाया जा सकता है? मैं इसे पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूं और मुझे लगता है कि इसमें कुछ कमियां जरूर हैं। जू जियाओयुन। काफी सोच विचार करने के बाद जू शियाओयुन ने गंभीरता से कहा, जब तुम ठीक हो जाओ तो इसे मुझ पर आजमा कर देखना। मैं खुद इसका अनुभव करना चाहती हूँ। उसी समय हजारों मील दूर श्रेक सिटी में श्रेक अकादमी में
पीले चेहरे वाले यान शाओजे विशाल अकादमी में चलते हुए शराब की तेज गंध से भरे एक स्थान पर पहुंचे। आंखों में दया भाव लिए उन्होंने एक हाथ में शराब का घड़ा और दूसरे हाथ में मुर्गे की टांग लिए हुए उस सलीके से बैठे बूढ़े व्यक्ति को आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, गुरु जुबान, शिक्षक ने सागर देव मंडप की बैठक बुलाई है। मैं आपको आमंत्रित करने आया हूँ। डोलू 2 अद्वितीय काला कछुआ चंद्र देवता अध्याय 18 जुबान लाओ और यान शाओजे ने अपनी हिम्मत वापस पाई और मूनैन और झांग लेक्सुआन असहाय थे। वेब नॉवल। क्या ये सी गॉड पवेलियन की बैठक है? ऐसा लगता है कि अभी वार्षिक नियमित बैठक का समय नहीं आया है। क्या एल्डमू ने अचानक ये बैठक बुलाई है? जुबान जी, जिसके बाल बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए थे, सीढ़ियों पर बैठा था। उसने अपनी नज़रें उठाकर यान शाओजे की ओर देखा, जो पूरी तरह से कमज़ोर दिख रहा था। उसकी भ्रमित आंखों में आखिरकार थोड़ी सी स्पष्टता दिखाई दी। सी गॉड पवेलियन की बैठक श्रेक अकादमी की सर्वोच्च बैठक है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण मामलों का निर्णय लिया जाता है। ये सुनकर नशे में धुत शुवानजी भी एक पल के लिए होश में आ गई। लेकिन ये क्षणिक ही था। यान शाओजे के जवाब का इंतजार किए बिना उसने अपनी बाहों में पकड़े हुए मुर्गे के पैर और शराब के बर्तन पर नजर डाली। उसने बर्तन उठाया और शराब का एक बड़ा घूंट पिया, फिर मांस का एक बड़ा टुकड़ा काट लिया, मानो केवल इसी से उसे अच्छा महसूस होगा। हाँ, मैंने शिक्षक से सुना है कि यह बैठक लेजुवान, बेई और अन्य लोगों के लिए समुद्र देवता मंडप की आरक्षित सेनाओं के प्रशिक्षण पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी। यान शाओजे ने दया से भरे चेहरे के साथ श्रेक अकादमी के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को देखा, जो लगभग खंडहर हो चुका था, और धीमी आवाज में जवाब दिया। अभी कुछ ही समय बीता है। 2 महीने पहले जब मास्टर जुवान स्टार डो ग्रेट फॉरेस्ट गए थे, तब वे बेहद उत्साहित और ऊर्जा से भरपूर थे। वे श्रेक अकादमी के निर्विवाद नंबर 1 प्रतिभाशाली छात्र थे, पूरे महाद्वीप में खौफ का पात्र ताओटी डोलो थे और ड्रैगन गॉड डोलो के निर्विवाद उत्तराधिकारी थे। ऑपरेशन के बाद उसे अपने गुरु का पदभार संभालना था। अगर कोई अप्रत्याशित घटना न होती तो वह अब सी गॉड पवेलियन का नया नेता होता, और उसके गुरु, जिन्होंने अपने जीवन का आधा हिस्सा मेहनत में बिताया था, आखिरकार अपना बोझ उतारकर चैन से आराम कर सकते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। वह एल्डर जुबान से नफरत नहीं करता था, वह तो बस उस घिनौने 100,000 साल पुराने राक्षस से नफरत करता था, जिसकी आंखें नहीं थीं और जो अपने इलाके में रहकर अपनी मर्जी से किसी भी आत्मा प्राणी को खा जाता था। उसने श्रेक इनकोर्ट के शिष्यों पर हमला क्यों किया? श्रेक अकादमी का हर शिष्य इनकोर्ट का सबसे अनमोल खजाना था। हालांकि यह घटना काफ़ी हद तक उनकी अपनी लापरवाही के कारण हुई थी, लेकिन 8 लोगों की मौत और 4 लोगों के घायल होने का अंजाम वह, मार्शल सोल विभाग के डीन के रूप में, कभी नहीं देखना चाहता था। एक सोल गाइडेंस शिष्य को छोड़कर बाकी सभी उसके मार्शल सोल विभाग के कुलीन थे। उनमें श्रेक 7 डेविल्स की 2 पीढ़ियां शामिल थीं, जिन पर उसे गर्व था। 8 लोगों की दुखद मौत हो गई और बाकी बिस्तर पर पड़े थे। उनमें से 2 के हाथ पैर कटे हुए थे और केवल झांग लेक्सुआन, जिसने जुबानवु गोली ली थी, की हालत थोड़ी बेहतर थी। खुश होने लायक एकमात्र बात यह है कि झांग लेक्सुआन ने उस जानवर की आत्मा की अंगूठी और आत्मा की हड्डी को आत्मसात कर लिया है, जिससे वह पिछले 3000 वर्षों में श्रेक अकादमी का सबसे कम उम्र का सोल डोलू बन गया है। वह पहले से ही एक होनहार एक्सट्रीम डोलू है। यदि वह लिमिट डोलुओं में प्रवेश करने में असफल भी हो जाती है, तो भी वह भविष्य में कम से कम 98वें स्तर तक साधना करने में सक्षम होगी, जो श्रेक के शक्तिशाली वंश की व्यवस्थित विरासत सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि जैसे ही यान शाओजे को झांग लेक्सुआन की 100,000 साल पुरानी 8वीं अंगूठी का ख्याल आया, उसे अचानक अपने जीवन की सबसे बड़ी अपमानजनक घटना याद आ गई जो उसने कुछ समय पहले झेली थी, और उसकी आंखें अचानक थोड़ी उदास हो गईं। वह बूढ़ा व्यक्ति भी 1,00,000 वर्षों के 8वें चक्र में था, इसलिए वह फिलहाल बदला नहीं ले सका, लेकिन वह ये देखना चाहता था कि उस बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु के बाद शुवानमिंग संप्रदाय में कोई नया शक्तिशाली व्यक्ति उभरता है या नहीं। अपनी उच्च साधना का इस्तेमाल करते हुए उसे इस तरह धमकाना सरासर बेशर्मी है। शराब और मांस में डूबे हुए जुवानजी ने स्वाभाविक रूप से यान शाओजे की आंखों में आए बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने हाथ में पकड़ी चिकन जांग का मांस कुछ ही टुकड़ों में खा लिया, बेपरवाही से अपने चिकने हाथों से अपनी आस्तीनों को थपथपाया, पलकें झुकाईं, लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और सीगोट झील की दिशा में आगे बढ़ गया। शराब और चिकन लेग्स को एक तरफ रखते हुए ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने आखिरकार महाद्वीप के शीर्ष शक्ति के रूप में अपना कुछ रुतबा वापस पा लिया हो। कुछ देर चलने के बाद उन्होंने यान शाओजे की ओर मुड़कर कहा, लेजुवान और बेई दोनों ही बच्चे हैं जिन्हें हमने बड़े होते देखा है। वे अकादमी के अपने लोग हैं, जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छा है, और वे वर्तमान और भविष्य में हमारे वहुन विभाग का गौरव हैं। चूंकि यह मामला उनके बारे में है, इसलिए हमें उनके लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। ये तो स्वाभाविक है, मुझे लगता है कि शिक्षक भी ऐसा ही सोचते हैं। यान शाओजे ने आदरपूर्वक बात की। जुवानजी के पीछे पीछे कदम दर कदम चलते हुए वे सागरदेव झील के किनारे पहुंचे। कोहरे में छिपा हुआ सागरदेव द्वीप उनकी दृष्टि में प्रकट हो गया।
एक छोटी नाव पहले से ही यहाँ रुकी हुई थी और वे दोनों उस पर सवार हो गए। यान शाओजे ने धीरे से अपनी आत्मशक्ति को सक्रिय किया और नाव समुद्र देवता द्वीप की ओर स्थिर गति से बढ़ने लगी। ये देखकर कि मास्टर जुबान अभी भी उदास हैं, यान शाओजे ने आह भरी और फुसफुसाते हुए कहा, मास्टर जुबान, ये दुर्घटना आपकी गलती नहीं है और आपको खुद को बहुत ज़्यादा दोष नहीं देना चाहिए। क्या ले जुबान ने बच्चों की ओर से आपको खुश रहने और सी गॉड पवेलियन में रहने के लिए नहीं कहा था? हम में से कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा हो। जुबान जी बहुत उदास लग रही थी और दर्द से सिर हिलाते हुए बोली, शाओजे, तुम्हें मुझे दिलासा देने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मैं ले जुबान को देखती हूँ, मुझे 2 महीने पहले आया वो बुरा सपना याद आ जाता है। 8 प्रशिक्षित आंतरिक दरबारी शिष्य मेरी आंखों के सामने ही मर गए, उनमें से 2 आजीवन विकलांग हो गए और ले जुबान और एक अन्य शिष्य भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए श्रेक ने अनगिनत संसाधन और प्रयास खर्च किए हैं। उनमें से कुछ के पीछे के परिवार भी बहुत शक्तिशाली हैं। इस बार अकादमी को हुआ नुकसान बहुत बड़ा है। इस जिम्मेदारी को उठाने वाला मैं अकेला हूं और मैं खुद को माफ करने को तैयार नहीं हूं। यान शाओजे का चेहरा बदल गया, उसने शुवानजी का हाथ पकड़ा और उत्तेजित होकर बोला, लेकिन मास्टर जुबान, गलती न होने की कोई गारंटी नहीं है। जिस क्षण वे शिष्य भीतरी प्रांगण में दाखिल हुए, उन्हें जीवन मरण की चिंता छोड़ देनी चाहिए थी। हर साल उनके कुछ सहपाठियों को पर्यवेक्षण समूह के कार्यों को पूरा करते समय दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। क्या इन सब के लिए आपको दोषी ठहराया जा सकता है? इसके अलावा इस बार सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इसमें जियू और लेक्सुआन की लापरवाही का भी बहुत बड़ा हाथ है। साथ ही 100,000 साल पुराने आत्मा दानव की शक्ति इतनी ज्यादा है कि 2 उपाधि प्राप्त दलुओ भी शायद उसे हरा न सकें। इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि उन शिष्यों का भाग्य खराब था। इस मामले में आप पहले ही बहुत बड़ी कीमत चुका चुके हैं। अगर उन परिवारों और शिष्यों को स्पष्टीकरण न देना होता तो आप सागर देव मंडप के नेता के रूप में अपने गुरु का पदभार संभालने से इनकार क्यों करते? मास्टर जुबान, आप अकादमी की रीढ़ हैं, आपको हिम्मत रखनी चाहिए। एल्डर जुबान ने आह भरते हुए कहा, शाओजे, तुम्हें और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ले जुबान को बहुत समय हो गया है, तो मैं उसका दिल फिर से कैसे दुखा सकता हूँ? चिंता मत करो, मेरी बूढ़ी हड्डियाँ अब भी तुम्हारे बड़े होने तक तुम्हारा साथ देंगी और तुम्हारी रक्षा करेंगी। मैं समुद्र देवता के स्वामी का पदभार संभाल सकता हूँ। अब मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि इस दोषी शरीर को संभाल कर रखूँ और भविष्य में श्रेक और उसके नए शिष्यों के लिए और अधिक योगदान दूँ। केवल इसी तरह मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सकता हूँ। मुझे खुशी है कि आप ऐसा सोचते हैं। यान शाओजे बेहद खुश था। मू लाओ ने बहुत पहले ही विशिष्ट मामलों की परवाह करना छोड़ दिया था। जुबान लाओ उसकी मार्शल स्पिरिट प्रणाली का चेहरा था। जब तक महाद्वीप का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जुबान लाओ प्रभारी था, चाहे उसे कितनी भी आंतरिक या बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़े, श्रेक मार्शल स्पिरिट प्रणाली में उसकी स्थिति को हिलाना असंभव था। उस बूढ़े दानव शू की बात करें तो वह तो वैसे भी जंगली परिवार में पैदा हुआ था, भला वह श्रेक के पहले प्रतिभाशाली शिष्य जुबान लाओ का प्रतिद्वंदी कैसे हो सकता था? जुबान लाओ को मू लाओ ने कई वर्षों तक शिक्षा दी थी और श्रेक ने हजारों वर्षों तक उसे प्रशिक्षित किया था। ताओटी डिवाइन बुल मार्शल स्पिरिट के लिए उनके दिव्य पशु जुबानव उसे हारना तो और भी असंभव था। और जू तियानिक्सी, वो बच्चा बेई उससे कुछ साल बड़ा था। वो बचपन से ही अपने गुरु के साथ अभ्यास करता आ रहा था और अब उसकी शैली अपने गुरु से दोगुनी निपुण है। उसका भाई जू सांशी यहाँ 1 साल तक अभ्यास करता रहा, लेकिन बेई की बराबरी कर पाना उसके लिए मुश्किल था। मुझे उम्मीद है कि उस बच्चे में थोड़ी आत्म जागरूकता आएगी और वह इस परमात्मा स्वामी के पवित्र लोक में प्रवेश करने का सपना देखना बंद कर देगा। अन्यथा उसे निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि श्रेक की महिमा पर सवाल उठाते समय उसके शब्द कितने खोखले और हास्यास्पद थे। जू शियाओयुन और जू तियानिक्सी के बारे में सोचते हुए और पास के सागर देवता द्वीप को देखते हुए यान शाओजे के पीले चेहरे पर अचानक व्यंग्य की झलक दिखाई दी। गर्मी के कीड़े बर्फ के बारे में बात नहीं कर सकते। ये छोटा बच्चा सचमुच नहीं जानता कि आकाश कितना ऊंचा है और धरती कितनी गहरी है। हालांकि वुहुन स्कूल के डीन होने के नाते इस बच्चे से बहस करना थोड़ा शर्मनाक होगा। शायद वह डू वेयुन से इसके बारे में पता लगाने के लिए कह सकते हैं। अनुमान है कि इस बच्चे ने अब तक अपना वुहुन जागृत कर लिया होगा। उसी समय सी गॉड द्वीप के भीतरी हिस्से में सी गॉड पवेलियन में, जो एक 3 मंजिला छोटा मंडप है, जहां लेक्सुआन, जिसका रंग रूप आधे महीने पहले की तुलना में काफी बेहतर था लेकिन फिर भी थोड़ा बीमार और पीला दिख रहा था, सम्मानपूर्वक उकड़ू बैठ गई और अपने बगल में सुनहरी बेंच पर आधा लेटे हुए सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति से कुछ फुसफुसाया। उद्धरण चिन्ह ... एल्दमू, ले जुबान अपनी मार्शल स्पिरिट की कसम खाकर कहती हैं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वह सच है। हालांकि सिस्टर जियू के बच्चे ने बड़ों का अनादर किया और डीन यान को पीटा, लेकिन डीन यान ने बच्चे से जो कहा वह शायद कुछ ज्यादा ही था। ले जुबान ने कॉलेज की प्रतिष्ठा बनाए रखने के डीन यान के तरीके की आलोचना करने की हिम्मत नहीं की।
हालांकि लेजुवान को लगा कि ये पवित्र बातें शायद उस बच्चे के लिए समझ से परे होंगी जिसने अभी अभी अपनी माँ को खोया है। इसलिए ये स्वाभाविक था कि उसने गुस्से में आकर ऐसा किया। लेजुवान ने श्रेक की जीवन भर रक्षा करने की कसम खाई है, लेकिन अगर शियू बहन ने शिंगडू की पिछली यात्रा के दौरान मेरी रक्षा करने की पूरी कोशिश न की होती तो मैं आत्मा के राक्षस के हाथों मारा जाता। इसलिए लेजुवान ने बच्चे को मांगने के लिए एल्डर मुंह से गुहार लगाने का साहस किया। श्रीमान मू, लेजुवान आपसे निवेदन करता है कि आप अभी भी अज्ञानी बच्चे पर क्रोधित न हों। यदि डीन यान को कोई आपत्ति है तो लेजुवान तियानशी की जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। इतना कहने के बाद झांग लेक्सुआन खड़ी हो गई और मुंह एना के सामने घुटने टेक दिए, बिना उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए। हालांकि इससे पहले कि उसके घुटने जमीन को छूते, एक कोमल उज्ज्वल आत्मिक शक्ति ने उसके शरीर को सहारा दिया, उसे घुटने टेकने से रोका और उसे खड़े होने के लिए मार्गदर्शन किया। आत्मा की शक्ति के प्रभाव से मुएन का आधा लेटा हुआ शरीर भी थोड़ा कांप उठा, जिससे उसका कमजोर लेकिन सौम्य मुस्कान से भरा चेहरा दिखाई दिया। बच्चे, तुम क्या सोच रहे हो? इस बार जो हुआ उसके लिए हम वाकई बहुत शर्मिंदा हैं। मैंने शाओजे से माफ़ी मांगने को इसलिए कहा ताकि शुवानमिंग संप्रदाय की नाराजगी दूर हो सके। भला मैं उस बच्चे को कैसे दोष दे सकता हूं जिसने अभी अभी जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी झेली है। जब तुम्हारी बड़ी बहन जियू अकादमी में आई तो जुवानमिंग संप्रदाय के पूर्वज ने मुझसे मिलने के लिए विशेष प्रयास किया। अब मुझे लगता है कि मुझे उनके लिए वाकई खेद है। अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण मैं व्यक्तिगत रूप से माफ़ी नहीं मांग सका। वरना शाओजे की पिटाई तो छोड़ो, अगर वह लड़का मुझे भी पीटना चाहता तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। मुएन की आवाज़ कोमल और गर्म थी और हर शब्द में गहरी चिंता झलक रही थी। यह मानो आत्मा को शुद्ध करने वाला अनुभव था जिससे झांग लेक्सुआन की आंखें नम हो गईं। उसका गला भर आया और उसने कहा, श्री मू, इसके लिए आपको कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? किसी ने भी ऐसी घटना की उम्मीद नहीं की थी। अफसोस, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि इस मामले के लिए मुख्य रूप से जुवानजी जिम्मेदार है। टीम लीडर के रूप में उसकी कर्तव्यहीनता ही इस दुर्भाग्य का कारण बनी। हालांकि अब मेरे पास उसे कड़ी सजा देने का समय और साधन नहीं है। मैं सचमुच कुछ नहीं कर सकता। मुएन ने गहरी आह भरी और उसके चेहरे पर उदासी छाई रही। फिर उसने हाथ उठाकर कहा, लेजुवान, मुझे उठने में मदद करो। झांग लेक्सुआन जल्दी से आगे बढ़ी और मुएन का हाथ पकड़ लिया। मुएन की चाल बहुत धीमी थी, मानो किसी बुजुर्ग व्यक्ति की तरह। वह धीरे धीरे व्हीलचेयर से उठी, लेकिन उसकी कमर अभी भी झुकी हुई थी, लगभग 90 डिग्री के कोण पर। मुएन चुपचाप खिड़की से दूर तक देखता रहा, मानो वह जुवानजी, यान शाओजे और अन्य बुजुर्गों और डीन को यहाँ आते हुए देख सकता हो, और फुसफुसाया, लेजुवान, मेरा समय सचमुच खत्म हो रहा है। 20 साल से भी कम समय में मुझे जाना पड़ सकता है। उस समय तक समुद्र देवता मंडप में मेरी जगह लेने और श्रेक अकादमी की रक्षा करने वाला एकमात्र व्यक्ति जुवानजी ही होगा। अगर भगवान मुझे शाओजे, तुम और बेईबेई को प्रशिक्षित करने के लिए 50 साल और दे देते तो मैं शुवानजी की इस बड़ी गलती को कभी माफ़ नहीं करता। लेकिन भगवान मुझे और साल नहीं देंगे और अब श्रेक को अपनी युद्ध कला पर ही भरोसा करना होगा। मुझे माफ़ करना, बच्चे। झांग लेक्सुआन फूट फूट कर रोने लगी और अपने आंसू पोंछने के लिए अपना सिर जमीन में गाड़ दिया। मुएन ने आह भरी और आगे कहा, इस सी गॉड पवेलियन की बैठक में मैं प्रस्ताव रखता हूं कि आप सी गॉड पवेलियन के उम्मीदवार सदस्य बने। जब आप 9वें चक्र में प्रवेश करेंगे तो आप आधिकारिक तौर पर सी गॉड पवेलियन में प्रवेश कर जाएंगे और पवेलियन मास्टर के उम्मीदवार के रूप में प्रशिक्षित होंगे। आप और बेईबेई मेरे सबसे प्यारे बच्चे हैं और मैं आप दोनों की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा उत्सुक हूँ। जब वह दिन आएगा जब तुम सागर देव मंडप के स्वामी बन जाओगे और तुम्हारी शक्ति जुवानजी से भी अधिक होगी, तब तुम उसकी पिछली सभी गलतियों को गिना सकते हो। ये तुम पर निर्भर है। लेकिन अभी, श्रीमू, कृपया बोलना बंद कीजिए। मैं समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा और श्रेक की रक्षा करूंगा। मुएन ने प्यार से झांग लेक्सुआन के माथे को छुआ और आह भरते हुए कहा, बच्ची, मुझे मीटिंग के लिए आगे धकेल दो। डॉलू 2, अद्वितीय काला कछुआ चंद्र देवता अध्याय 19 शाओजे, अगर यह मामला हाथ से निकल गया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। श्रेक में हमें अभी भी जुवानमिंग संप्रदाय के साथ काम करना है। वेब नॉवल। सीगोड पेवेलियन की पहली मंजिल हॉल में स्थित थी। जुवानजी में सीगोड पेवेलियन के 6 बुजुर्ग और यान शाओजे शामिल थे, जिनमें 4 दीन अपने साहस पर गंभीर भाव के लिए फ्लो मर्चेंडाइज पर सुविधा से बैठना शामिल था। ये श्रेक अकादमी का सर्वोच्च शक्ति केंद्र है। यहाँ उपस्थित सभी व्यक्ति श्रेक अकादमी के प्रमुख व्यक्ति हैं। 6 वरिष्ठ अधिकारी सभी सुपर डॉलू स्तर के शक्तिशाली हैं और मार्शल सोल विभाग और सोल गाइडेंस विभाग के शीर्ष 4 दीन में भी 2 सुपर डॉलू और 2 डिग्री प्राप्त डॉलू हैं। 8 सुपर डॉलू और 2 वैलिड डॉलू, यही वह मजबूत आधार है जो श्रेक अकादमी को दुनिया पर राज करने की अनुमति देता है।
यान शाओजे और मार्शल सोल विभाग के उप डीन काइमीर बाईं ओर के अंतिम क्वार्टर पर बैठे थे। उनके सामने सोल गाइडेंस विभाग के डीन जियान लाइना और उप डीन कियान डोवो बैठे थे। इस समय सभी लोग मौन थे और सीगोड पायरेसी के स्वामी मैक के बोलने का इंतजार कर रहे थे, जो लॉन ग्रामा पर मुख्य आसन के सामने रेक्लाइनर कुर्सी पर बैठे थे और ड्रैगन गॉड डोलू का साधना स्तर 99 स्तर पर थे। चलो अब बैठक शुरू हो रही है क्योंकि सब लोग यहाँ आ चुके हैं। शाओ सॉन्ग, तुम इसकी बैठक करोगे? अचानक एक आवाज दी गई और कई मधुर बुजुर्ग सीधे हो गए। यान शाओजे और जुवान लाओ ने एक दूसरे को अनामने से देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में भ्रम देखा। सबसे पहले इस समय एल्दम्यू अपने निजी शिष्य यान शाओजे को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए कहते थे। आज उन्होंने किसी और को क्यों चुना? हालांकि एल्द के गाने की शक्ति और योग्यताएं उत्कृष्ट थीं, इसलिए वह पूरी तरह से उपयुक्त चीज़ों के लिए प्रतिबद्ध था। दोनों में से किसी ने भी इस पर सवाल नहीं उठाया। लॉन्ग मास की दाहिनी ओर सीली सीट पर बैठे एल्डर कोलोराडो के सभी स्टूडियो में सभी ने कहा, सभी को सिर हिलाकर ने लिखा और फिर बोला, सभी को नमस्कार। एल्दम्यू ने 3 छात्रों के प्रशिक्षण पर चर्चा करने के लिए सागर देव वैली की यह साधारण बैठक बुलाई है। ये बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और इनमें सुपर डोलू बनने की क्षमता है। इससे यान शाओजे और जुवानजी की आंखों में आश्चर्य और भी संदेह पैदा हो गया। क्या यहाँ केवल ले जुवान और बेई बे ही नहीं हैं? एक और क्यों है? बीई ने पिछले साल ही स्कूल में दाखिला लिया था। पहली कक्षा में जू सांशी के अलावा कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। ये जू सांशी कैसे हो सकती है? श्रेक अकादमी के मार्शल सोल विभाग के डीन होने के गुण यान शाओजे बाहरी अकादमी के सभी प्रतिभाशाली छात्रों को अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें तुरंत जू सांसी का प्रोविजन आया, जो आउटर अकेडमी में एकमात्र ऐसा शख्स था जो बेई से मुकाबला कर सकता था। ये दोनों प्रणालियां, जिनमें एक आक्रामक प्रणाली और दूसरी रक्षात्मक प्रणाली शामिल हैं, अपने अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हैं, मानो 2 चमकते सितारे हों। दोनों में वुहुन प्रणाली के प्रमुख शिष्य शामिल हैं और उनके प्रति उनका दृष्टिकोण बेहद आशावादी है। लेकिन शुवानमिंग संप्रदाय में अपने अनुभव के बारे में सोचते हुए यान शाओजे की आंखें अपने आप ही काली पड़ गईं और उसने अपने दाहिने हाथ की उंगलियों के जोड़ों पर हल्का सा बल लगाया। हमारी अकादमी की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा लेजुवान हमारी पहली बच्ची है। हम सब ने उसे बचपन से देखा है। वह अच्छे परिवार से आती है और भविष्य में हमारी श्रेक अकादमी की एक मजबूत स्तंभ बनेगी। ओल्ड सॉन्ग मुस्कुराया और झांग लेक्सुआन की कुछ तारीफ की। जुवानजी समेत सभी लोग मुस्कुराए और अपनी सहमति व्यक्त की। पृष्ठभूमि की दृष्टि से अकादमी में झांग लेक्सुआन से अधिक श्रेक परिवार का सम्मान पाने के योग्य कोई शिष्य नहीं है। यहाँ तक कि बेई पर भी ब्लू लाइटनिंग टायरेनोसोरस रेक्स परिवार की छाप है। शिंगल समूह के दौरान लेजुवान ने एक आपदा को वरदान में बदल दिया और 100,000 वर्ष पुरानी 8वीं अंगूठी और 100,000 वर्ष पुरानी आत्मा की हड्डी को आत्मसात कर लिया। वह निश्चित रूप से भविष्य में एक सुपर डोलू बनेगी। यह एक अद्वितीय प्रतिभा है। जब वह 90वें स्तर को पार कर लेगी तो अकादमी उसके लिए सबसे उपयुक्त स्पिरिट रिंग की खोज भी करेगी। इस तरह यदि उसके पास पर्याप्त समय है तो उसके लिए 98वें स्तर तक साधना करना आसान होगा और उसके 99वें स्तर तक पहुंचने की भी काफ़ी संभावना है। इसलिए एल्डर मू और मैं दोनों सोचते हैं कि उसे सागर देव मंडप के उत्तराधिकारी के रूप में प्रशिक्षित किया जा सकता है। आज हम उसे सागर देव मंडप के आरक्षित सदस्य के रूप में नामित करेंगे। जब वह उपाधि प्राप्त कर लेगी तो वह आधिकारिक तौर पर सागर देव मंडप में प्रवेश करेगी। आप सभी कृपया अपने विचार व्यक्त करने के लिए हाथ उठाएं। सभी 10 लोगों ने हाथ उठाया और सर्वसम्मति से इसे पारित कर दिया। बहुत बढ़िया, चलिए अगले विषय पर चलते हैं। श्री सोंग ने सिर हिलाया, मुस्कुराते हुए रिक्लाइनर पर बैठी मुएन की ओर देखा और आगे कहा, दूसरा विषय श्रेक 7 डेविल्स की अगली पीढ़ी के 2 सदस्यों की नियुक्ति के बारे में है। सभी को शायद पता होगा कि पिछले साल श्रेक आउटर कोर्ट से 2 प्रतिभाशाली छोटे जीनियस उभरे। एक है बेई जो सभी के बीच काफ़ी प्रसिद्ध हैं और दूसरे हैं जू सांशी जो गुप्त संप्रदाय शुवानमिंग संप्रदाय के सीधे शिष्य हैं। यह आता है, ये जू सांशी है। यान शाओजे ने भौहें चढ़ाईं, अपनी मुठियां भींची और उसके दिल में उदासी छा गई। यदि पिछली घटना न हुई होती तो वह अपने वुहुन विभाग के प्रमुख शिष्यों में से 2 7 राक्षसों को उभरते हुए देखकर खुश होता, लेकिन अब उसे इसे रोकने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। इन दोनों नन्हे प्रतिभाशाली बच्चों में न केवल अच्छी साधना क्षमता और प्रबल शौर्य भावना है, बल्कि कुछ विशेष क्षमताएं भी हैं। अर्थात उनकी शौर्य भावना में अस्थायी विकास की संभावना है और उनके लिए एक स्तर से दूसरे स्तर पर लड़ना असंभव नहीं है। इसलिए एल्डर मू और मैं दोनों सोचते हैं, श्रीमती सोंग और शिक्षक, क्या हमें इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए? यान शाओजे ने अपना हाथ उठाया और खड़े हो गए। श्री सोंग और जुवानजी सहित 6 बुजुर्गों को प्रणाम किया और श्रीमती सोंग के शब्दों को बीच में ही रोक दिया। जुवानजी समेत 6 वरिष्ठों ने उसे संदेह भरी नज़रों से देखा।
यान शाओजे की पत्नी काइमेई एर समेत तीनों डीन को भी इस समय संदेह होने लगा, क्या यान शाओजे का दिमाग पानी से भरा हुआ है? बूढ़े यान, क्या तुमने इन दिनों कोई गलत दवा ले ली है? ये कैसी बकवास कर रहे हो? बेईबेई अकादमी का एक वैध सदस्य है, तो मेल्डमू और एल्डर सॉन्ग से माफ़ी क्यों नहीं मांग लेते? कियान डोडो ने यान शाओजे को आंख मारी और सबसे पहले उसे डांटा। सभी जानते हैं कि बेईबेई को 7 राक्षसों में से एक बनाने का इरादा किसका था। भले ही आप ओल्ड मू के सीधे शिष्य हों, क्या आप फिर भी ओल्ड मू को उनके परपोते को प्रशिक्षण देने से रोक सकते हैं? क्या यह मृत्यु को दावत देना नहीं है? यान शाओजे ने अपने पुराने सहयोगियों के दबाव के बावजूद सिर हिलाया और बोलना जारी रखा। बेशक मैं बेईबेई के खिलाफ नहीं हूँ। हम सब ने बेईबेई को बड़ा होते देखा है। मैं पूरी तरह से उसका समर्थन करता हूँ कि वह 7 राक्षसों में से एक बने। मैं जू सांशी के खिलाफ हूँ। हालांकि वह प्रतिभाशाली है, लेकिन वह जुवानमिंग संप्रदाय से आता है। मुझे लगता है कि उसे जल्दबाजी में 7 मॉन्स्टर्स में पद देना और उस पर बहुमूल्य संसाधन खर्च करना अनुचित है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमारा निवेश फलदायी होगा। आखिरकार शियाताओ और योहेंग की पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोगों को भी 7 शैतानों में नहीं चुना गया था। उत्पत्ति और श्रेक के प्रति वफादारी के मामले में शियाताओ और योहेंग जू सांशी की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित हैं। यान शाओजे के बोलते ही सबकी निगाहों में मौजूद शंकाएं गायब हो गईं। ये सही था, शाओजे, जो हमेशा से ही होशियार था, ऐसी छोटी मोटी गलती नहीं कर सकता था। शुवानजी ने 2 बार खांसा और समर्थन में बोलते हुए सबसे पहले कहा, मुझे लगता है कि शाओजे एक अनुभवी व्यक्ति की तरह बोल रहे हैं। जू सांशी प्रतिभाशाली हैं, लेकिन वे बेईबेई जितने ज्ञानी नहीं हैं। अगर हम उन्हें 7 डेविल्स में पद देना भी चाहें तो भी हम कुछ और वर्षों तक उनका अवलोकन कर सकते हैं। आखिरकार ये बहुत महत्व का मामला है। यह न केवल सम्मान का प्रतीक है, बल्कि मुख्य शिष्यों की तुलना में उच्च स्तर के संसाधन प्रशिक्षण के साथ साथ अकादमी के उन पर विश्वास और अपेक्षाओं को भी दर्शाता है। यहाँ तक कि मूल 7 शैतानों के 2 वंशजों को भी यह बात समझ नहीं आई, लेकिन शू सांशी, जो एक बच्चा था और जिसने अभी अभिषेक में 1 साल के लिए काम करना शुरू किया था, उसे यह बात समझ आ गई। ये वाकई अनुचित है। यान शाओजे की आंखें चमक उठीं। मास्टर जुबान हमेशा से मास्टर जुबान ही थे। वे महत्वपूर्ण मामलों में कभी भ्रमित नहीं होते थे। इस तरह उन्होंने सबको एक रास्ता दिखा दिया। सचमुच, जुबान जेड के बोलते ही उपस्थित आधे से अधिक वरिष्ठों ने अपनी आंखों में सहमति का भाव दिखाया। यहाँ तक कि जियान लिन, एर और कियान डोडवो ने भी इस पर विचार किया और महसूस किया कि यह संभव है। श्रेक 7 डेविल्स अकादमी के सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक हैं। पता नहीं कितने प्रतिभाशाली लोगों ने इस पद के लिए जी तोड़ मेहनत की है, इसलिए आंतरिक नियुक्तियां अत्यंत सावधानी से की जानी चाहिए। इसी समय जुबान लाओ के सामने बैठी लिन हुईकुन ने अपनी अलग राय व्यक्त की। साले, 7 राक्षसों का चयन प्रतिभा के आधार पर होता है। जू सांशी में पर्याप्त प्रतिभा है, तो उसे यह योग्यता क्यों न दी जाए? क्या उसकी पीढ़ी में कोई ऐसा है जो उसे 7 राक्षसों से बाहर कर सके? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह उसे पहले दिया जाता है या बाद में। इससे एक बार फिर कई पूर्व सैनिकों का समर्थन और प्रभाव प्राप्त हुआ। यान शाओजे ने भौहें चढ़ाकर फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन एल्डर लिन, मुझे नहीं लगता कि शुवानमिंग संप्रदाय हमारे अकादमी को इतना सम्मान देता है, और न ही उनका हमारे साथ ब्लू लाइटनिंग परिवार और 9 ट्रेजर्स ग्लेज्ड संप्रदाय जैसा घनिष्ठ संबंध है। ये बहुत संभव है कि जू सांशी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद संप्रदाय में लौट आएगा। क्या इससे ये साबित नहीं होता कि हमें अपने रिश्ते को सुधारने के लिए इस बच्ची को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है? योए के साथ जो हुआ उसके लिए हमें वाकई खेद है। ओल्ड सोंग ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। जुबान जी का चेहरा गंभीर हो गया। यान शाओजे कुछ बोलने ही वाले थे कि एल्डर लिन ने मुस्कुराते हुए उन्हें रोक दिया। शाओजे, मुझे पता है कि जुवानमिंग संप्रदाय में आपको कुछ परेशानियां हुई हैं, लेकिन अगर मामला हाथ से निकल गया तो इसे सुलझाना मुश्किल होगा। श्रेक में हमें अभी भी जुवानमिंग संप्रदाय के साथ काम करना है। श्रीलिन की आवाज़ मधुर थी और उनके शब्द चौंकाने वाले थे, जिसने तुरंत सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। ओल्ड लिन ने सभी को देखकर स्नेहपूर्वक मुस्कुराया। वह श्रेक सिटी के ट्रेजर पवेलियन की प्रभारी थीं और श्रेक सिटी के बाहरी आर्थिक मामलों को भी संभालती थीं। वह औषधि व्यवसाय की एक प्रमुख कंपनी जुवानमिंग संप्रदाय से भलीभांति परिचित थीं। श्रेक शहर स्वायत्त है और उसे स्वतंत्र रूप से कर वसूलने का अधिकार है। जुवानमिंग संप्रदाय का जुवानवू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक प्रमुख करदाता है। ऐसा मत सोचिए कि मैं, लिन हुईकुन, किसी बाहरी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। बात बस इतनी है कि पिछले कुछ वर्षों में मेरा शुवानमिंग संप्रदाय द्वारा नियंत्रित शुवानवू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ कुछ लेन देन रहा है और मैं उन्हें बेहतर जानता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है, जुवानमिंग संप्रदाय में केवल जू जियाओयुन, एक प्राचीन दानव ही नहीं है। वहाँ लगभग 3 सुपर डोलुओ और 10 से अधिक उपाधि प्राप्त डोलुओ हैं। उनकी शक्ति सभी गुप्त संप्रदायों में बेजोड़ है, ब्लू लाइटनिंग टायरेनोसोरस रेक्स परिवार से कम नहीं।
उनके संप्रदाय द्वारा विरासत में प्राप्त जुवानमिंग कछुआ मार्शल सोल रक्षात्मक मार्शल सोल में सर्वोच्च स्थान रखती है। हम में से कोई भी यहाँ ये कहने का साहस नहीं कर सकता कि हमारी मार्शल सोल उनकी मार्शल सोल से अधिक शक्तिशाली हो सकती है। ऐसी शक्ति के साथ हमारे पास सतर्क रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बोलते हुए उन्होंने बगल में बैठी श्रीमती सोंग की ओर देखा और कहीं अधिक गंभीर स्वर में कहा, मैंने शुवानमिंग संप्रदाय के एक और बुजुर्ग को देखा है। उनकी साधना मुझसे कम नहीं है और शायद एल्डर सोंग के स्तर के करीब है। इसलिए शुवानमिंग संप्रदाय को कम नहीं आंकना चाहिए। एल्डर सोंग के करीब पहुंचना संभव है। ये वाक्य सी गॉड पवेलियन में फैल गया और 100 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों की आंखें अचानक स्पष्ट और चमकदार हो गईं, मानो वे अचानक कई वर्ष छोटे हो गए हों। ओल्ड सोंग सी गॉड पवेलियन में श्रेक की तीसरी सबसे शक्तिशाली योद्धा है, जो मुएन और जुवान जेड के बाद दूसरे स्थान पर आती है। उसकी साधना का स्तर 97 है और उसके पास ग्रीन शैडो डिवाइन ईगल मार्शल स्पिरिट है, जो उसे दुनिया की नंबर 1 फुर्तीली आक्रमणकारी योद्धा बनाती है। ओल्ड सोंग के करीब पहुंच पाने का मतलब था कि वह कम से कम 96वें स्तर का एक शक्तिशाली योद्धा था और वह मोटी चमड़ी और मांस वाला एक बूढ़ा कछुआ भी था। 98वें स्तर पर मौजूद जू शियाओयुन कई सुपर डोलू और 10 से अधिक टाइटल डोलू से लैस है। एल्डमू को छोड़ दे तो ये ताकत सी गॉड पवेलियन को एक दुर्जय शत्रु का सामना करने जैसा महसूस कराने के लिए पर्याप्त है। लेकिन श्री मू अपनी वर्तमान स्थिति में इतनी आसानी से कैसे चल फिर सकते थे? मुएन सुनहरी लकड़ी की कुर्सी पर बिना हिले डुले लेटा रहा। उसकी पलकें आधी खुली थीं और उसने शुरू से अंत तक कोई राय व्यक्त नहीं की, मानो वह पूरी तरह से उदासीन हो। एल्डर लिन ने मुएन की ओर आदरपूर्वक देखा और आगे कहा, इसके अलावा शुवानमिंग संप्रदाय औषधियां बनाने में माहिर है। आप सभी को सबसे प्रसिद्ध शुवानशुई गोली और शुवानवु दिव्य गोली के नाम पता होने चाहिए। यद्यपि वे एकांत में रहते हैं, फिर भी उन्होंने इन माध्यमों से तियानहुन साम्राज्य में कई संबंध स्थापित किए हैं। डॉलिंग और शिंगलुओ के भी जुवानवु चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबंध पाए गए हैं। पानी के नीचे छिपी शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। अगर हम मामूली विवादों पर उनसे झगड़ा करते हैं, माफ कीजिए, यह शायद उचित नहीं होगा। आखिरकार इस मामले में हम सही नहीं हैं। शूसांशी का अभ्यास करना हमारे संबंधों को सुधारने का एक अवसर है। शाओजे के मामले में हम अपना समय ले सकते हैं। इस समय कई वरिष्ठों का चुनाव बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। श्रेक दुनिया के सभी आत्मा स्वामियों का आध्यात्मिक नेता है और यह मूल रूप से महान कुलीनों और प्रमुख संप्रदायों के साथ उसके संबंधों पर निर्भर करता है। प्राचीन काल से ही उनके संप्रदायों और कुलीनों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। भला उनके लिए महान कुलीनों और महान संप्रदायों से संबंध तोड़ने की पहल करना कब उचित था? इसके अलावा अगर मास्टर जुबान वाली घटना सार्वजनिक हो जाती तो यह एक बहुत बड़ा घोटाला बन जाता। हाँ, आप सभी ने लगभग एक ही बात कही है, इसलिए मैं भी कुछ जोड़ना चाहूँगा। इस समय चट्टान की तरह स्थिर रहने वाली मुएन ने आखिरकार धीरे धीरे बोलना शुरू किया और सभी ने अपनी सांस रोककर उसे देखा। जहाँ तक मुझे पता है, जू सांशी की माँ, जो जुवानमिंग संप्रदाय के नेता की पत्नी हैं, डोलिंग साम्राज्य की सबसे बड़ी राजकुमारी और नए डोलिंग सम्राट की चाची हैं। बस इतना ही। मुएन ने अंतिम निर्णय लिया और सभी को कोई संदेह नहीं था और सभी 10 मत पारित हो गए। हालांकि डोलिंग साम्राज्य तीनों राज्यों में सबसे कमजोर है, फिर भी यह आखिरकार एक देश ही है। शाओजे के मामले की बात करें तो वे वैसे भी बूढ़े राक्षस जू को हरा नहीं सकते और बूढ़ा हुआन कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उन्हें शाओजे के बड़े होने और इसे खुद वापस लेने का इंतजार करना चाहिए। जब मीटिंग खत्म हुई तो मुएन ने नाखुश दिख रहे यान शाओजे को बुलाया और कहा, शाओजे रुको। मुझे इशारा कुछ कहा है? जी हाँ शिक्षक जी। यान शाओजे, जो जाने ही वाला था, अचानक रुक गया। एक अच्छे लड़के की तरह का ध्यान से सुनता हुआ दिखाई दिया और सिर झुकाए सहज भाव से मुएन की ओर चल पड़ा। ये डोडो मुछली और मुस्कुराहट देखकर उसके चेहरे पर थोड़ा सी गर्व की झलक थी। शानाओजे, तुम तो बड़े ही अच्छे हो। चाहा तो एल्डमू की चाहत के खिलाफ जाने की लिस्ट भी कर ली। अब तुम मुसीबत में पड़ गए। अरे वाह, आज का मौसम कितना सुहावना है। डोलू 2 अद्वितीय काला कछुआ चंद्र देवता अध्याय 20 मुएन, मुझे आश्चर्य है कि मेरे जाने के बाद श्रेक क्या बनेगा। वेब नॉवल। शाओजे, मुएन ने अपनी आवाज को लंबा खींचते हुए कमजोर स्वर में अपने शिष्य को पुकारा। अरे टिल्डर शिक्षक जी, आपने कहा था कि शाओजे यहाँ है। यान शाओजे का चेहरा अत्यंत आदरपूर्ण था और वह मुएन के क्रोधित होने के डर से लगभग 90 डिग्री झुक गया। जुवानमिंग संप्रदाय में लगी चोटों से आप कैसे उबर रहे हैं? मुएन ने धीरे से पूछा। मास्टर जूंग ने मेरी बाहरी चोटों का इलाज कर दिया है और आपने पुराने राक्षस जू पर लगी मुहर को तोड़ने में मदद की। मैं लगभग ठीक हो गया हूँ, लेकिन मास्टर जूंग ने कहा कि मुझे अभी भी 10 दिन या आधा महीना आराम करने की ज़रूरत है। यान शाओजे ने मुएन को अधिक सम्मानजनक लहजे में जवाब दिया। अपने जीवन में अभूतपूर्व अपमान झेलने के बाद उसे 98वें स्तर के सुपर डोलुओं की ताकत का और भी स्पष्ट अंदाजा हो गया था।
वह एक भयावह अस्तित्व था जो आसानी से उसकी जान ले सकता था। और उनके गुरु ड्रैगन गॉड डोलुओ मुएन डोलुओ महाद्वीप के निर्विवाद रूप से सबसे शक्तिशाली व्यक्ति और विश्व के एकमात्र परम डोलुओ हैं। उनका स्तर इतना ऊंचा है कि उसकी कोई तुलना नहीं है और उसकी कोई सीमा नहीं है। अगर मैं अपना पूरा जीवन भी इसमें लगा दूं, तब भी मुझे नहीं पता कि मैं अपने गुरु के स्तर तक पहुंच पाऊंगा या नहीं। मुएन ने धीरे से सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, यह अच्छी बात है। तुम जुवान जेड के वंशज हो और अकादमी में तुम ही हो जिससे मेरे स्तर तक पहुंचने की सबसे अधिक उम्मीद है। तुम्हारी क्षमता बड़ों से कहीं अधिक है। क्या तुम मेरी अपेक्षाओं को समझते हो? यान शाओजे ने सिर झुकाकर सहमति जताते हुए हाथ जोड़कर कहा, शिष्य समझ गया। इतने वर्षों में मैंने अपनी साधना में कभी ढिलाई नहीं बरती। मैं गुरु जुबान के पदत्याग से पहले ही इतनी साधना करूंगा कि सभी खलनायकों को रोक सकूं। मैं ले जुबान और बेई बेई की रक्षा करूंगा। मुएन ने धीरे से सिर हिलाया, फिर अचानक गंभीर स्वर में बोली, लेकिन शाओजे, 95वें स्तर को पार करने के बाद कितने साल बीत गए और तुमने कोई और प्रगति नहीं की। तुम्हारी प्रतिभा को देखते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए था। यान शाओजे को अचानक पसीना आने लगा, उसकी पीठ पसीने से भीग गई, उसका दिमाग बहुत तेजी से काम करने लगा और वह बार बार कहने लगा, मैंने वर्षों से मार्शल स्पिरिट विभाग के मामलों में बहुत अधिक विचार किया है और इस वजह से एकांत में अभ्यास पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया हूँ। लेकिन कृपया निश्चिंत रहें, मैं निश्चित रूप से 10 वर्षों के भीतर सफलता प्राप्त करूंगा। इसके बारे में मुझे कोई शक नहीं। मुएन ने धीरे से कहा, फिर अपने सबसे प्रिय शिष्य की ओर असहाय दृष्टि डाली और गंभीरता से कहा, लेकिन शाओजे, क्या वुहुन विभाग के सामान्य कार्य वास्तव में आपकी इतनी ऊर्जा खर्च कर सकते हैं? मैं भी वुहुन विभाग का डीन रह चुका हूं, लेकिन मैंने कभी भी आपकी तरह अपनी साधना में देरी नहीं की। क्या आपने अन्य चीजों पर अधिक ऊर्जा लगाई, जैसे कि आत्मा मार्गदर्शन विभाग के लिन एर और डोडवो से लड़ना? यान शाओजे को बहुत पसीना आ रहा था, उसके होंठ कुछ देर तक फड़फड़ाए, लेकिन वह अपने गुरु के सामने बहस करने में असमर्थ रहा। उसके माथे पर सोयाबीन के आकार की पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थीं, जो जमीन पर टपक रही थीं और जिनकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। इस बुद्धिमान शिक्षक के सामने झूठ का कोई महत्व नहीं है। अफसोस, वर्षों से मेरी लापरवाही भी इसमें मेरी ही गलती है। मैंने सोचा था कि आपके दोनों विभागों के बीच प्रतिस्पर्धा से नई ऊर्जा आएगी, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि जुबान जेड के मुसीबत में पड़ने के बाद मुझे एहसास होगा कि सागर देवता मंडप की विरासत का मामला इतना गंभीर हो जाएगा। मुएन ने दर्द भरी अभिव्यक्ति के साथ अपना सिर हिलाया और उसके शरीर में प्रवाहित होने वाली हल्की आत्मा शक्ति ने उसे मजबूर करके खड़ा कर दिया। गुरुजी, आप ऐसे क्यों हैं? मैं तो आज्ञा न मानने वाला शिष्य हूँ। यान शाओजे चौंक गया और जल्दी से मुएन को सहारा देने के लिए आगे बढ़ा। उसे पता था कि शिक्षक सचमुच गंभीर थे। हालांकि उसे नहीं लगता था कि उसने इतने सालों में कुछ गलत किया है, फिर भी शिक्षक उसकी धीमी प्रगति से बहुत दुखी थे। भला वह घबराए बिना कैसे रह सकता था? इतना ही नहीं, शाओजे, तुम्हें यह भी जानना होगा कि तुम्हारी मार्शल आत्मा प्रकाश का फीनिक्स है। प्रकाश विशाल है, केवल खुले मन वाले लोग ही इस प्रकाश की शक्ति का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। आप में उदारता की भावना का अभाव है, जिसके कारण प्रकाश में आत्मा शक्ति की आपकी समझ और उपयोग में हमेशा कमी रहती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज की आपकी उपलब्धियां यहीं नहीं रुकेंगी। भले ही आप ओल्ड सॉन्ग के स्तर तक न पहुंच पाएं, लेकिन अब तक आप 96वें स्तर के शिखर पर पहुंच चुके होंगे और निश्चित रूप से 10 वर्षों के भीतर 97वें स्तर तक पहुंच जाएंगे। ऐसे में अगर आपको जुबान जी जैसे ताकतवर आदमी का भी सामना करना पड़े तो आप उससे निपट सकेंगे। यह मत भूलो कि तुम कभी अकादमी की स्वर्णिम पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली छात्र थे और तुमने मेरे साथ कई वर्षों तक अभ्यास किया है। तुम्हारे पास 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी और आत्मा की हड्डी है और अब तुम्हारी उम्र 90 वर्ष से अधिक है। लेकिन तुम्हारी साधना केवल लिन र के बराबर है या ज़्यादा से ज़्यादा उससे थोड़ी बेहतर है। प्रौद्योगिकी की शुद्धता के मामले में आप शायद लिन र से तुलना भी नहीं कर सकते। कम से कम वह एक मार्शल गॉड डोलुओ होने के नाते वास्तव में युद्ध की प्रक्रिया का आनंद लेती है और उसमें बहुत मेहनत करती है। शिक्षक, मैं यान शाओजे ने अपना सिर और भी नीचे झुका लिया, उसके कंधे असहज रूप से कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। उसे इस समय बस असहनीय दबाव महसूस हो रहा था, जो 1 लाख साल पुराने आत्मा दानव से लड़ने के दबाव से भी कहीं अधिक था। अफसोस, मैं तो बस अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। यह आप पर निर्भर करता है कि आप मेरी बात को गंभीरता से लेते हैं या नहीं। मुएन ने अपना सिर हिलाया, यान शाओजे को गहरी निगाहों से देखा और आह भरी। वह इतनी स्पष्ट रूप से कहना नहीं चाहता था, लेकिन समय कम होने के कारण वह केवल एक शिक्षक के रूप में यान शाओजे की समस्या की ओर ही इशारा कर सकता था। यान शाओजे कितना समझ सकता है और कितना बदल सकता है, ये सब उसकी अपनी समझ पर निर्भर करता है। यान शाओजे के व्यक्तित्व का निर्माण उसकी उम्र तक होते होते हो चुका होता है, और अगर वह इसे बदलना भी चाहे तो ये रातों रात संभव नहीं है। अपना मन बदलने के बाद मुएन का लहजा नरम पड़ गया और उसने कहा,
शाओजे, आपने वर्षों तक लगन से काम किया है और अकादमी के लिए एक के बाद एक कई प्रतिभाशाली छात्रों को प्रशिक्षित किया है। आज अकादमी इतनी समृद्ध है और वुहुन विभाग के डीन के रूप में आपका इसमें अमिट योगदान है। शाओजे को अपराध बोध हो रहा है और वह शिक्षक से ऐसी प्रशंसा पाने का हकदार नहीं है। वर्षों की कड़ी मेहनत को पहचान मिलने के बाद यान शाओजे ने आखिरकार राहत की सांस ली, लेकिन वह अपना सिर हिलाता रहा। लेकिन शाओजे, आपके मार्शल सोल विभाग की सफलता का एक हिस्सा सोल गाइडेंस विभाग के प्रभाव को दबाने के आपके अथक प्रयासों पर आधारित है। शायद मार्शल सोल विभाग के प्रमुख के रूप में आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आप आने वाले दशकों या सैकड़ों वर्षों तक सी गॉड पवेलियन के स्वामी रहेंगे। तब तक स्थिति किसी शहर या स्थान के लाभ हानि तक सीमित नहीं रह जाएगी। और इन वर्षों में, जैसा कि लिन र ने कहा, आपको तुच्छ बातों पर मोलभाव करना पसंद है। यदि भविष्य में आपको सागर देवता मंडप के स्वामी का पद विरासत में मिलता है, तो मुझे डर है कि आत्मा मार्गदर्शन विभाग को आप ही दबा देंगे और वह मार्शल आत्मा विभाग का अधीन हो जाएगा, है ना? अन्य बातों को छोड़ दे तो हाल के वर्षों में श्रेक 7 डेविल्स में आत्मा मार्गदर्शन के शिष्य लगभग न के बराबर हैं। सभी मार्शल सोल विभाग के कुलीन हैं। यदि यही स्थिति बनी रही तो क्या श्रेक में आत्मा मार्गदर्शन के लिए कोई जगह बचेगी? मुंह इनकी पैनी निगाहों के सामने यान शाओजे बहाने नहीं बना सका। उसने सिर हिलाया और तुरंत वादा किया, गुरुजी, चिंता न करें, मैं समझ गया हूँ। भविष्य में मेरे मन में ऐसे विचार नहीं आएंगे और मैं आत्मा मार्गदर्शन विभाग के साथ लड़ाई को शांत रखूंगा और अपने मार्शल सोल विभाग की उदारता दिखाऊंगा। ऐसा ही हो। मुएन ने यान शाओजे को घूर कर देखा, जो अभी भी दया भाव से आत्मा मार्गदर्शन प्रणाली को देख रहा था, और अपने दिल में गहरी लाचारी महसूस की। उन्होंने 12 आंतरिक दरबारी शिष्यों की त्रासदी का उपयोग करके वुहुन विभाग को आत्मा मार्गदर्शन विभाग को रियायतें देने पर विचार करने के लिए प्रेरित करने के बारे में सोचा था, लेकिन वे हिचकिचाए क्योंकि आत्मा मार्गदर्शन विभाग इन आंतरिक दरबारी शिष्यों के लिए उपयुक्त उच्च स्तरीय आत्मा मार्गदर्शकों का उत्पादन नहीं कर सकता था। आत्मा मार्गदर्शन विभाग के लिए ऐसे आत्मा मार्गदर्शकों को ढूंढना वास्तव में कठिन है जो 1 लाख साल पुराने आत्मा राक्षसों का शिकार कर सकें। आत्मा मार्गदर्शन विभाग के उपडीन कियान डोडुओ 8वें स्तर के अर्धात्मा मार्गदर्शक हैं। ये 9वें स्तर का आत्मा मार्गदर्शक न बना पाने की स्थिति में खुद को दिलासा देने मात्र का प्रयास है। उनका वास्तविक स्तर शायद तीनों राज्यों के 8वें स्तर के आत्मा मार्गदर्शकों से बहुत बेहतर न हो। आत्मा मार्गदर्शन विभाग की प्रमुख शियान लिन एर, उनकी उपाधि युद्ध की देवी है, लेकिन सार रूप में वह अभी भी एक सच्ची आत्मा गुरु हैं। यान शाओजे के वर्तमान रवैये को देखते हुए वह और क्या कह सकता है? ठीक है, मैंने जो कहा उस पर विचार करो और अपना ख्याल रखना। शिक्षक तुम्हारी प्रगति देखने के लिए उत्सुक हैं। थके हुए अंदाज में हाथ हिलाते हुए मुएन ने आलस से अपनी आंखें बंद कर लीं और बेंच पर लेट गया। हाँ, यान शाओजे ने छोटे छोटे कदम पीछे लिए और जब वह सी गॉड पवेलियन के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा तो वह मुड़ा, अपना सिर उठाया और बाहर चला गया। मुझे आश्चर्य है कि मेरे जाने के बाद श्वेक क्या बनेगा। बेई, अगर तुम कुछ दशक पहले पैदा हुई होती तो कितना अच्छा होता। सी गॉड पवेलियन में वृद्ध मुएन ने गहरी आह भरी। सी गॉड पवेलियन से बाहर निकलते हुए यान शाओजे ने अपने चमकदार फीनिक्स पंख फैलाए, अपने पंख फड़फड़ाए और फीनिक्स की तेज आवाज के साथ आकाश में उड़ गया। सी गॉड झील के ऊपर से एक उल्कापिंड की तरह गुजरा। नदी किनारे उतरते ही यान शाओजे की आंखों का भाव कई बार बदला और अंत में उसने मन बना लिया। अपनी बाहों से एक आवाज संचारित करने वाला आत्मा मार्गदर्शक निकाला, एक बटन दबाया और आत्मा शक्ति को उसमें समाहित कर दिया। वेई लून, मैं यान शाओजे हूँ, यान शाओजे ने गहरी आवाज में कहा। वुहुन विभाग के निदेशक डू वेलुन की आवाज फोन के दूसरी तरफ से आई। डीन यान, मैं बोल रहा हूँ, क्या आपके पास कोई निर्देश हैं? तुम्हें एक छोटा सा काम करना है। यान शाओजे की आंखों में थोड़ी उदासी छा गई और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अब शुवानमिंग शहर में हमारे वुहुन सिस्टम के जासूसों का इस्तेमाल करके शुवानमिंग संप्रदाय के तीसरे युवा मास्टर जू त्यानिक्सी के वुहुन जागरण और जन्मजात आत्मशक्ति की स्थिति का पता लगाएं। ठीक है डीन, सच्चाई पता चलने के बाद हम क्या करेंगे? हमेशा की तरह, क्या हम किसी छात्र को इस प्रतिभाशाली को वापस अकादमी लाने के लिए भेजेंगे? डू वेलुन को आश्चर्य नहीं हुआ और उन्होंने सहजता से यान शाओजे के अनुरोध का जवाब दिया। नहीं, अगर वह सफलतापूर्वक जुवानमिंग कछुआ मार्शल सोल को जागृत कर लेता है और उसकी जन्मजात आत्मिक शक्ति बहुत अधिक है, तो फिर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि वह जुवानमिंग कछुए को जागृत करने में विफल रहता है और उसकी जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति उच्च नहीं है, तो आप मेरी ओर से जुवानमिंग संप्रदाय के नेता की पत्नी, डॉलिंग साम्राज्य की राजकुमारी जू लिंगजुन से संपर्क करेंगे और उन्हें बताएंगे कि डीन उनसे एक समझौता करना चाहता है। फोन के दूसरी तरफ काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा, फिर डू वेलुन की झिझकती हुई आवाज सुनाई दी, डीन, क्या ऐसा करना नियमों के खिलाफ है? हम श्वेक में तटस्थ हैं। यान शाओजे ने चिढ़कर तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम्हें किस बात का डर है? मैंने तो बस सबसे बड़ी महिला से कहा है कि वह उन बदमाशों की निगरानी का कुछ काम करे।
गलती ढूंढने में क्या बुराई है? मैं उससे किसी को मारने के लिए तो नहीं कह रहा। क्या श्रेक से लाभ प्राप्त करना इतना आसान है? उसका बेटा 7 शैतानों में से एक बन गया। कितना बड़ा सम्मान! ये तो बस एक मामूली बात है। खैर, मैंने सुना है कि शुवानमिंग संप्रदाय का माहौल बहुत अच्छा नहीं है और शू सांशी का संप्रदाय में स्वागत नहीं किया जाता। क्या शू त्यानक्सी शू सांशी से अधिक प्रतिभाशाली हो सकता है? डू वेलुन कुछ पल चुप रहे। ठीक है डीन, मैं समझ गया। जल्दी करो, मैं तुम्हारे संदेश का इंतजार करूंगा। इतना कहने के बाद यान शाओजे ने कॉल समाप्त कर दी, गहरी सांस ली और अचानक महसूस किया कि आखिरकार बहुत सारा दबाव कम हो गया है। समुद्र देवता मंडप की दिशा में सिर घुमाते हुए यान शाओजे की भ्रमित आंखें धीरे धीरे दृढ़ हो गईं और उसने बुदबुदाते हुए कहा, गुरुजी, शायद मैं सचमुच वैसा ही हूँ जैसा आपने कहा था। आभा की कमी के कारण मेरी साधना रुक जाएगी, लेकिन मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि मेरे वोहन सिस्टम के और यहाँ तक कि श्रेक के हित भी मेरे अपने हाथों में होने चाहिए। अगर मैं अपना गुस्सा नहीं निकालूंगा तो मैं दुखी रहूंगा। जब तक मैं यान शाओजे जीवित हूँ, मैं किसी को भी हमारे श्रेक की शान और हितों को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं।